अगर कोई आदमी पूरे देश में पाकिस्तान का झंडा उल्टा भी अपने घर पर लटका ले तो 2 घंटे में पुलिस उसको अरेस्ट कर लेगी। और असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी के सामने उनके मंच से लड़की ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया और भाजपा की सरकार ने एक एफआईआर तक दर्ज नहीं किया। यही प्रमाण है कि वो ऑब्जेक्शन तो किया, यही प्रमाण है कि वो आरएसएस के दलाल हैं। मुसलमानों को भला नहीं कर रहे हैं वो। जब तक ओवैसी हैदराबाद तक सीमित थे तब तक यूपी में 60-65 मुसलमान एमएलए होते थे और उसमें से कम 10-12 मंत्री होते थे। चाहे वो सरकार कांग्रेस की रही हो, चाहे वो सरकार मुलायम सिंह की रही हो, चाहे वो सरकार मायावती की रही हो। और बिहार में चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे आरजेडी की सरकार रही हो, चाहे नीतीश कुमार की सरकार रही हो, जब तक ओवैसी का कदम नहीं आया था तो बिहार में 20 से 25 एमएलए मुसलमान होते थे और उसमें 5 कम से कम मिनिस्टर होते थे। आज इन्होंने कहां पहुंचा दिया? कहा भैया जो 5 को तुम जिता के लाए वो मुसलमान है और उसके साथ साथ जो 2 दर्जन को तुमने हराया वो मुसलमान नहीं था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद से बड़ा सियासी बसीरत रखने वाला कोई दूसरा नेता पैदा नहीं होगा। और दिल्ली की जामा मस्जिद से मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने आवाज़ देकर मुसलमानों को कहा था कि तुम्हारी सबसे बड़ी सियासी भूल होगी जब तुम अपनी मुसलमानों की अलग सियासी जमात बनाओगे। हिंदुस्तान में तुम तभी इज्जत के साथ और शऊर से शान के साथ रह सकते हो जब तुम सेकुलर जमात को मजबूत करोगे। तब आरएसएस ने इनको खड़ा किया। तो 5 सीट तो मांग रहे थे आपसे, गठबंधन करने को तैयार तो बोल तो रहे थे कि गठबंधन में ले ले हमें। अब हम एक चीज उसके बाद अगर फिर कोई ये होगा तो फिर हम पे आरोप। एक चीज साफ कहते हैं, फिरका परस्ती गलत। तो क्या सिर्फ हिंदू फिरका परस्ती गलत? नहीं, मेरे जैसे लोगों के लिए मुसलमान फिरका परस्ती भी उतना ही खतरनाक है जितना हिंदू फिरका परस्ती है। इसीलिए हम कम्युनिस्ट पार्टी के लोग साफ समझते हैं कि जितना देश के लिए नागपुरी नारंगी नुकसानदेह है उतना ही देश के लिए हैदराबादी बिरयानी भी नुकसानदेह है। नमाज पढ़ना, सजदा करना, हज करना, ज़कात देना, दाढ़ी रखना, पेशानी पे गट्टे का निशान होना, ये इस बात की दलील बिल्कुल भी नहीं है कि आप जो है सही माने में मुसलमान के हमदर्द हैं और कौम के सच्चे रहबर हैं। इसलिए कि आप बताइए, करबला में जो लोग मार रहे थे इमाम को वो भी अल्लाह अकबर कहते थे। कि जितना हिंदू फिरका परस्ती इस मुल्क के लिए खतरनाक है उतना ही मुस्लिम फिरका परस्ती भी इस मुल्क के लिए नुकसानदेह है। जितना नुकसान इस मुल्क को आरएसएस से होगा उतना ही नुकसान मुसलमान फिरका परस्त असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग भी पहुंचा रहे हैं। कौम को इस बात को समझना होगा। बड़ी पुरानी एक कहावत है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, माइट इज राइट। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जैसे ही एनडीए की सरकार बनी है, हालांकि इससे पिछले 20 सालों से एनडीए की सरकार थी, कभी भी राबड़ी आवास खाली करने का ना नोटिस मिला, ना ही एनडीए सरकार ने कभी कोई ऑब्जेक्शन लगाया। मगर जैसे ही इस बार 25 से 30 फिर से नीतीश जी आते हैं और आने के साथ साथ लीगल नोटिस राबड़ी आवास यानी 10 सर्कुलर रोड जो कि राबड़ी आवास के नाम से जाना जाता है, उसे खाली कराने का नोटिस भेजा जाता है एनडीए सरकार के द्वारा, बिहार सरकार के द्वारा। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ में सिविल कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं और सीपीआई के कॉमरेड एडवोकेट इमरान गनी साहब हैं। क्या कुछ लगता है सर, जिस तरीके से सरकार बनी है और पिछले 20 सालों से सरकार में थे मगर कभी भी राबड़ी आवास खाली कराने का नोटिस नहीं भेजा गया था, और जैसे ही नई सरकार बनते के साथ राबड़ी आवास और लालू परिवार को खाली कराने का आदेश दे दिया गया, किस तरीके से देखते हैं? अभी जो एनडीए की सरकार बिहार में बनी है, तो पहले इस बात को बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए कि ये सिर्फ कहने को एनडीए की सरकार है, सरकार असल भारतीय जनता पार्टी की है। जिस तरीके से बिहार के इतिहास में पहली बार
एक लाचार निरीह मुख्यमंत्री को शपथ दिलाई गई। और हम ये इसलिए कह रहे हैं कि आज तक जो 10वीं बार नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, उसके पहले तक मिनिस्ट्री ऑफ होम्स, गृह मंत्रालय राज्य का हमेशा से मुख्यमंत्री के पास रहा। और इस बार मिनिस्ट्री ऑफ होम्स, गृह मंत्रालय भाजपा के पास है। और ये पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं बिहार के जो बगैर गृह मंत्रालय के हैं। और हम नहीं कह रहे, इस पर तो उपेंद्र कुशवाहा जी ने भी अपना एतराज जताया है। तो अब ये मुख्यमंत्री हाईजैक्ड हैं और भाजपा अपनी मर्जी की सरकार चला रही है। तब इसमें कोई परेशान होने की बात इसलिए नहीं है कि बीजेपी वाले हमेशा पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर कार्रवाई करते रहे हैं और वही कार्रवाई अब फिर लालू जी के खिलाफ कर रहे हैं, जो नोटिस उन्होंने दिया है। अच्छा, ये सरकार बनते के साथ ही बहुत कुछ नया देखने को मिला। जैसे आज तक के बिहार में खासकर दलितों के मकान पे बुलडोजर नहीं चला था। जैसे ही सरकार बनती है, दूसरे तीसरे रोज ही लगभग 150 दलित घरों को तोड़ दिया जाता है। समस्तीपुर हो, दरभंगा हो, पटना सिटी का मामला हो, राजधानी में भी जिस तरीके से। और दलितों ने जो वोट किया इस बार बिहार चुनाव में, तो क्या लगता है कि दलित के बड़े चेहरे चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और इनके बड़े बड़े नेता चुप हैं इस पे? और जिस तरीके से बताया जा रहा है कि योगी 2 बिहार में चल रहा है। देखिए, एक लाइन की बात है कि आरएसएस वाले, भारतीय जनता पार्टी वाले, मनुस्मृति को हिंदुस्तान का संविधान बनाना चाहते हैं। ये बहुत खुली बात है और ये लोग बोल चुके हैं। अब वैसी स्थिति में जो दलित तबका है, अगर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर द्वारा लिखित संविधान में उनको वोट का अधिकार नहीं होता, तो उनको तो ये बीजेपी वाले, आरएसएस वाले हिंदू मानने से इनकार कर देते। तब उनका बीजेपी वाले, आरएसएस वाले दलित को चुनाव तक हिंदू जरूर मानते हैं और हिंदू हिंदू एक हो जाओ के नाम पर उनसे वोट ठगते हैं और वो बेचारे लोग ठगाते हैं। और जैसे चुनाव खत्म होता है, फिर उनको उनकी हैसियत भारतीय जनता पार्टी की सरकार बता देती है। वही हो रहा है। और जो तथाकथित हरिजन समाज से नेतृत्वकर्ता लोग हैं, वो बीजेपी की गोद में बैठे हैं। उनकी जुबान में ताला लगा है, मुंह में दही जमा है। आपने जिन घटनाओं का जिक्र किया उस पर एक एक शब्द न जीतन राम मांझी जी ने बोला है, न चिराग पासवान जी ने बोला है, और न बीजेपी के किसी दलित प्रकोष्ठ के किसी लीडर ने बोला है। तो इनका अपना एक लाइन का एजेंडा है, चाहे हरिजन बस्ती को उजाड़ना पड़े, चाहे किसी के घर पर बुलडोजर चलाना पड़े। पैसे वाले लोगों को फायदा पहुंचना चाहिए और पैसे वाले लोगों को और पैसा कमाने का रास्ता कैसे हमवार होगा, बीजेपी की सरकार केंद्र में यही कर रही है और बिहार में भी उसी रास्ते पर चल रही है। आपने देखा कि साहब, एक तरफ दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ और दूसरे दिन सुबह सुबह भारत की जनता को रोता बिलखता छोड़ प्रधानमंत्री जी चले गए हैप्पी बर्थडे बोलने के लिए भूटान नरेश को, और वो वहां अदानी को ठेका दिलाने के लिए गए थे। इस जग जाहिर है, हम थोड़ी बोल रहे, तो पूरी दुनिया जानती है। तो कर रहे हैं सर, वो कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। जो आपके जैसे मीडिया वाले लोग अगर ना हो, तो जो सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर सच्चाई जो कुछ दिख जाती है वो दिखेगी नहीं।
उसको मुस्लिम एंगल दे करके बिहार के चुनाव के अंतिम चरण में लाभ पहुंचाया गोदी मीडिया ने। और उसके बाद अब जो खबरें आ रही हैं उसमें कई हिंदू, उसमें अब वो मुसलमान का एंगल खत्म हो गया और इसीलिए अब गोदी मीडिया पर उस ब्लास्ट पे चर्चा खत्म हो गई। अब चर्चा नहीं होगी। और सिर्फ ये ब्लास्ट हम बोले, दुनिया बोलती है कि साहब पुलवामा से लेकर के सारे ब्लास्ट की इंक्वायरी का क्या हुआ, जवाब नहीं है इनके पास। कहाँ जा रहे हैं, कैसे नीलाम कर रहे हैं पूरे मुल्क की इज्जत को, कि साहब ये मोदी जी का बयान आप लोग देखिए, मिल जाएगा नहीं लगता सोशल आपको मीडिया पर कि मोदी जी का स्टेटमेंट कि जहां जिस देश का प्रधानमंत्री गिरा हुआ होता है उसी देश का रुपया गिरता है डॉलर के मुकाबले में। मनमोहन जी 53 रुपये पे छोड़ के गए थे, मोदी जी ने बहुत अथाह मेहनत करके 18 घंटा रोज काम करके उसको 90 रुपये पहुंचाया है। तो विकास तो है। दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी कंट्री बन गई है इंडिया। जुबानी तो हम विश्वगुरु भी हैं। 2047 तक सबसे विकसित नहीं, जुबानी तो हम विश्वगुरु भी हैं। नाले की गैस से चाय भी हम बनाते हैं। हम बादल में रडार भी छिपा लेते हैं और न जाने कितना नया नया फार्मूला। बोलने वाले पे हंसी नहीं आती, सामने सुन के ताली बजाने वाले लोगों पर रोना आता है कि साहब इस तरह की बात पर ताली बजाने वाले भी हमारे देश में हैं। तब तो हमको विश्वगुरु बनने से कोई रोक नहीं सकता कि जहाँ कहा जाए कि नाले की गैस से चाय बन रही थी, जहाँ कहा जाए कि बत्तख के पंख से ऑक्सीजन निकलता है, जहाँ कहा जाए कि साहब बादल के आड़ में रडार छुपा लिया जाता है और लोग ताली बजाते हैं, तो वाकई तो कुछ कलयुग में इसी को विश्वगुरु कहा जाता है। अच्छा, बिहार की राजनीति पे आएंगे। बिहार की राजनीति में ये समझना चाहते हैं आपसे, आप तो काफ़ी वक्त से राजनीति में भी हैं, एडवोकेट तो है ही और सीपीआई के बड़े नेता भी हैं, पुराने नेता हैं। तो कहाँ पे चूक हुई, खासकर इंडिया पार्टी में जो ओवर कॉन्फिडेंस देखा जा रहा था कि इस बार तो हमारी सरकार आनी तय है, और जिस तरीके से 130 से 140-50 की बात की जा रही थी, तो सब जो सपना जो है चकनाचूर होता हुआ नजर आया और बड़ी प्रचंड बहुमत जो मिला एनडीए को। अब एक चीज़ आप बताइए कि कहीं किसी से कोई चूक वूक की बात नहीं है। आप एक चीज़ बताइए, अगर इनको इतना वोट लोगों ने दिया है तो रिजल्ट के बाद आम जनमानस में मायूसी क्यों है? और रिजल्ट के बाद प्रधानमंत्री समेत 14 राज्य के मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह में हाजिर हुए और गांधी मैदान भर नहीं पाया। तो कहीं न कहीं जीत चुनाव आयोग की है, सरकार चाहे जिसकी बने। चुनाव आयोग की जीत चुनाव आयोग की है, सरकार चाहे जो बना ले। नहीं तो अगर इतना ही लोकप्रिय हैं तो 14 राज्य के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सब शामिल हुए गांधी मैदान के शपथ ग्रहण समारोह में और गांधी मैदान भर नहीं पाया। और ये हम थोड़ी बोले, तो सैटेलाइट से ली हुई फोटो है, दुनिया देख रही है कि गांधी मैदान भरा नहीं था, आधे से ज़्यादा हिस्सा खाली था। तो आपकी लोकप्रियता बढ़ी। और अगर ये जनता के वोट की जीत है तो पूरे बिहार में आम लोगों के बीच में एक अलग तरह का उत्साह होना चाहिए था, लेकिन वो उत्साह तो कहीं नहीं दिखा। महिलाओं में देखा जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से 10,000 महिलाओं को दिया गया, बिहार की महिलाओं ने नीतीश को फिर से चुना। फ्यूचर में उनको लगा कि अब 1,90,000 और मिलेंगे, रोजगार किया जाएगा। बहुत विस्तार से इस पर जो है बात कही है प्रशांत किशोर जी ने कि 10,000 रुपया आया है कहाँ से, और ये कर्जा दिया गया है, और फिर उन जिन लोगों ने लिया है उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। ये बात अपनी जगह दुरुस्त है कि प्रशांत किशोर जी आरएसएस के पेड होके खड़े ही किए गए थे कि वो कन्फ्यूजन क्रिएट करें आम मास में और
हमेशा उनको सरकार बनाने के लिए यूज करती रही बीजेपी। इस बार भी किसी हद तक यूज, अब तो उनका स्टैंडर्ड तो यह है कि वो वोट कटवा की हैसियत भी नहीं बचा पाए, वोट कटवा की हैसियत से भी उनको नहीं माना जाएगा। और एक उनके जो सबसे बड़े दलाल हैं आरएसएस के, उन्होंने अच्छी खासी मदद कर दी ओवैसी साहब ने। आप फिर से आरोप लगा रहे हैं। आप नहीं, लोग हम जो आरोप नहीं ये लगा आरोप रहे हैं। लगाते रहते हैं, नहीं, हम मतलब आरोप जो भी नहीं लगा अगर रहे हैं। हम अगर स्पष्ट बात इंडिया बोल रहे हैं। महागठबंधन के खिलाफ अगर खड़ा हो या फिर नहीं, हम आरोप नहीं लगा आप लोग रहे। बी टीम या हम- फिर नहीं, दलाल हम कहना शुरू कर स्पष्ट बात कहते हैं कि अगर कोई आदमी पूरे देश में पाकिस्तान का झंडा उल्टा भी अपने घर पर लटका ले तो 2 घंटे में पुलिस उसको अरेस्ट कर लेगी। और असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी के सामने उनके मंच से लड़की ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया और भाजपा की सरकार ने एक एफआईआर तक दर्ज नहीं किया। यही प्रमाण है कि वो ऑब्जेक्शन तो किया, यही प्रमाण है कि वो आरएसएस के दलाल हैं। वैसी साहब ने तो ऑब्जेक्शन कहाँ भाई, नारा लगना। आप लोग जो ये आरोप लगाते हैं कि उनपे कभी कोई आरोप, एक एफआईआर दर्ज नहीं हुआ उस घटना के लिए और कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई, यही सब साबित करता है कि वो आरएसएस के दलाल हैं। और जब तक ओवैसी थे, मुसलमानों को भला नहीं कर रहे हैं वो, जब तक ओवैसी हैदराबाद तक सीमित थे तब तक यूपी में 60-65 मुसलमान एमएलए होते थे और उसमें से कम 10-12 मंत्री होते थे। चाहे वो सरकार कांग्रेस की रही हो, चाहे वो सरकार मुलायम सिंह की रही हो, चाहे वो सरकार मायावती की रही हो। और बिहार में चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे आरजेडी की सरकार रही हो, चाहे नीतीश कुमार की सरकार रही हो, जब तक ओवैसी का कदम नहीं आया था तो बिहार में 20 से 25 एमएलए मुसलमान होते थे और उसमें 5 कम से कम मिनिस्टर होते थे। आज इन्होंने कहां पहुंचा दिया कि ये सिर्फ और सिर्फ वोट कटवा है। क्या भैया, जो 5 को तुम जिता के लाए वो मुसलमान है और उसके साथ साथ जो 2 दर्जन को तुमने हराया वो मुसलमान नहीं था। ये मुसलमान मौलाना अबुल कलाम आज़ाद से बड़ा सियासी बसीरत रखने वाला कोई दूसरा नेता पैदा नहीं होगा। और दिल्ली की जामा मस्जिद से मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने आवाज़ देकर मुसलमानों को कहा था कि तुम्हारी सबसे बड़ी सियासी भूल होगी जब तुम अपनी मुसलमानों की अलग सियासी जमात बनाओगे। हिंदुस्तान में तुम तभी इज्जत के साथ और शऊर से, शान के साथ रह सकते हो जब तुम सेकुलर जमात को मजबूत करोगे। तब आरएसएस ने इनको खड़ा किया। तो 5 सीट तो मांग रहे थे आपसे, गठबंधन करने को तैयार, तो बोल तो रहे थे कि गठबंधन में ले ले हमें। अब हम एक चीज उसके बाद अगर फिर कोई ये होगा तो फिर हम पे आरोप। एक चीज साफ कहते हैं, फिरका परस्ती गलत। तो क्या सिर्फ हिंदू फिरका परस्ती गलत? नहीं, मेरे जैसे लोगों के लिए मुसलमान फिरका परस्ती भी उतना ही खतरनाक है जितना हिंदू फिरका परस्ती है। इसीलिए हम कम्युनिस्ट पार्टी के लोग साफ समझते हैं कि जितना देश के लिए नागपुरी नारंगी नुकसानदेह है उतना ही देश के लिए हैदराबादी बिरयानी भी नुकसानदेह है। सीधा सीधी आरोप लगा रहे, इतना बड़ा आरोप लगा रहे। नहीं, अरे बड़े परहेजगार हैं, 5 वक्त के नमाजी हैं। नमाज पढ़ना और सजदा करना, हज करना, ज़कात देना, दाढ़ी रखना, पेशानी पे गट्टे का निशान होना, ये इस बात की दलील बिल्कुल भी नहीं है कि आप जो है सही माने में मुसलमान के हमदर्द हैं और कौम के सच्चे रहबर हैं। इसलिए कि आप बताइए, करबला में जो लोग मार रहे थे इमाम को, वो भी अल्लाह अकबर कहते थे। वो कोई काफिर थे क्या? कहने का मतलब है कि, कहने का मतलब साफ है कि जितना हिंदू फिरका परस्ती इस मुल्क के लिए खतरनाक है उतना ही मुस्लिम फिरका परस्ती भी इस मुल्क के लिए नुकसानदेह है। जितना नुकसान इस मुल्क को आरएसएस से होगा उतना ही नुकसान मुसलमान फिरका परस्त और असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग भी पहुंचा रहे हैं। कौम को इस बात को समझना होगा। मगर कौम के लोगों ने तो इस बार
सीमांचल में देख लीजिए 5 सीट, उसके बाद अब बंगाल की बारी है। अब बंगाल में भी उन्होंने बिगुल फूंक दिया है कि अब बंगाल की बारी है। सवाल है कि आरएसएस के पैसे से उनके इशारे पर जब काम करना है तो उन आरएसएस और बीजेपी की सरकार बनाने के लिए ये मुस्लिम फिरका परस्त और हिंदू फिरका परस्त गठजोड़ है, और उसकी गठजोड़ में असदुद्दीन ओवैसी और आरएसएस दोनों का गठजोड़ है, और ये कुछ भी कर सकते हैं। आप जैसे कितने मुसलमान हैं जो इस चीज को समझते हैं? मुसलमान समझते हैं, और मुसलमान जहां जिस इलाके में वाकई मुसलमानों के अंदर तालीम है और सियासी बसीरत है, वहाँ इनकी नहीं चलती है। पिछले विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी ने फुलवारी शरीफ विधानसभा से भी खड़ा किया था अपना उम्मीदवार, जमानत नहीं बची थी, और फुलवारी शरीफ जो है मुसलमानों के गढ़ की हैसियत से पूरे बिहार में जाना जाता है। इस यहाँ के सियासी शऊर वाले लोगों ने जमानत नहीं बचने दिया था, लोकसभा में भी खड़ा हुआ। और लोकसभा में भी खड़े हुए, उसमें भी जमानत नहीं बची थी। इसलिए जहाँ तालीम की कमी है, सियासी शऊर की कमी है, वहाँ ये अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, और ये हिंदू फिरका परस्त और मुसलमान फिरका परस्त का गठजोड़ है आरएसएस और ओवैसी का। अंदर खाने 60 गांठ है, जिसकी वजह से बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए अपना कहने का मतलब है कि पटना के मुसलमान ही ज्यादा पढ़े लिखे हैं और सीमांचल के मुसलमान जाए। सवाल ये नहीं है, हमने कहा कि जहां तालीमी लेवल ऊंचा है और जहां सियासी शऊर ज्यादा है, और ये तो हम क्या बोले भाई, मुल्क का डाटा बोलता है। खुद असदुद्दीन ओवैसी बोलते हैं कि सीमांचल का इलाका पिछड़ा इलाका है, और सीमांचल के तरक्की के लिए अगर नीतीश कुमार वादा कर ले तो हम उनके साथ भी हो जाएंगे। कैसी सरकार है चलाओगे? किसको सपोर्ट कर रहे हो? वही नीतीश को जो आरएसएस की गोद में बैठा है। ये हम बोल रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी ने पब्लिक के मंच से कहा है। यही साबित करता है कि उनका गठजोड़ है। मतलब ये आप मानते हैं कि बिहार में जो हार हुई, खासकर जो इंडिया गठबंधन जो हारा, उसमें मतलब कहीं ना कहीं फिरका परस्ती हाथ है उसमें, फिरका परस्ती। देखिए, सीधी सीधी बात है कि बीजेपी हिंदू फिरका परस्ती की राजनीति करती है, असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिम फिरका परस्ती की राजनीति करते हैं, और दोनों फिरका परस्त, चाहे वो हिंदू फिरका परस्त हों या मुसलमान फिरका परस्त हों, दोनों इस सूबे के लिए और पूरे मुल्क के लिए नुकसानदेह हैं। आपने तो जन स्वराज को भी लपेट दिया कि वो भी आरएसएस की दलाल। अच्छा, हम बोल रहे हैं ये बात कौन नहीं जानता है कि पीके जो हैं वो बीजेपी के ऑफिस बियरर रहे हैं। पीके जो हैं वो नीतीश कुमार की पार्टी के ऑफिस बियरर वो रहे बीजेपी हैं। के बड़े बड़े नेताओं को मतलब अपने टारगेट में लिए रहते हैं, सम्राट चौधरी और संजय जायसवाल। अच्छा, सभी को तो उन्होंने एक बात समझिए, वो व्यापारी आदमी है, टारगेट करके अपना व्यापार करता है। वो अपना टारगेट करके अगली बार तुम्हारा नंबर आएगा, नहीं तो माल पहुंचा दो। ये सियासत तो पुरानी है उनकी। इसलिए मेरी समझ सीधा है कि साहब, फिरका परस्ती, चाहे हिंदू फिरका परस्त हो या मुस्लिम फिरका परस्त हो, दोनों जमहूरियत के लिए नुकसानदेह। अच्छा, एक अंतिम सवाल करेंगे कि अब तो लीगल नोटिस आ गया, लीगल प्रावधान क्या है अगर ज़बरदस्ती सरकार करती है कि नहीं खाली करना ही पड़ेगा? जिस तरीके से चिराग पासवान का महल खाली करवाया गया था, सड़क पे फेंक दिया गया था, अगर इनके साथ भी जोर ज़बरदस्ती करते हो तो लीगल प्रोसीजर क्या है? क्या इतने बार मुख्यमंत्री जो रह चुके हैं पूर्व में, उनके लिए क्या एक स्थायी प्रावधान होना चाहिए जो जहां है वहां पे होना चाहिए? या फिर बिहार विधानसभा ने ये कानून पास किया था कि जो भी बिहार का मुख्यमंत्री रहा है पूरे टेन्योर तक, उसको उसकी जिंदगी भर के लिए एक रहायशी मकान आवंटित किया जाएगा। और अब वही बात जो आपने कहा कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, हम सरकार में हैं, चाहे जो करेंगे, तो ये इतना आसान नहीं है। लड़ाई इस मामले में भी लंबी चलेगी। तो ऐसा नहीं कि उनके नोटिस दे देने से लालू जी मकान खाली कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उनके नोटिस दे देने से मकान खाली। अब जब दूसरा मकान आप दे रहे हैं तो वो मकान में क्या लाल लगा है कि वही आपको चाहिए? आप क्यों उससे बेदखल करना चाहते हैं?
लीडर ऑफ द अपोजिशन है ना, और लीडर ऑफ द अपोजिशन को भी कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा हासिल है ना। और जिस मकान में अभी लालू जी रह रहे हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर के दर्जे के हिसाब से किसी कैबिनेट मिनिस्टर को ही ना अलॉट होना है, तो लालू तेजस्वी यादव को क्यों नहीं अलॉट कर रहे हैं? ये सिर्फ ये है, हम तुमको नीचा और जलील करना चाहते हैं। बीजेपी की ये राजनीति जो है ना वो काम कर रही है। 75 सीट पिछली बार आए थे, इस बार कम हो गया, इसीलिए लगता अच्छा, है तो सीट के कम होने और सीट के ज्यादा होने से लीडर ऑफ द अपोजिशन का जो कैबिनेट मंत्री का दर्जा है वो नहीं घट जाता है। लीडर ऑफ द अपोजिशन को कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा हासिल है और लीडर ऑफ द अपोजिशन तेजस्वी यादव हैं। और जिस मकान में अभी लालू जी की फैमिली रह रही है वो मिनिस्टर्स, कैबिनेट मिनिस्टर्स को अलॉट किए जाने वाले बंगले की श्रेणी में है, तो क्यों लीडर ऑफ द अपोजिशन को नहीं मिलेगा? चलिए, हमारे साथ में एडवोकेट इमरान गनी है जिन्होंने बिहार सरकार पे बहुत कुछ कहा, और क्या कुछ कहा आपने साफ तौर पे सुना होगा। आपकी राय क्या है, कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।